हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विज्ञान विचार के इस चैनल पर। तो आज हमारा जो क्लास 10th है उसका जो अगला टॉपिक है हम वो लेके आए हैं। जैसे हमारा अगला टॉपिक है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। पिछले वीडियो में हमने धातुओं के भौतिक गुणधर्म और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले देखो, धातु का जो दहन है वो देख रहे हैं किसमें, वायु में दहन। वायु का मतलब यहाँ क्या है, ऑक्सीजन से ही है। वायु का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन। तो जब धातु का वायु में हम दहन करते हैं तो क्या होता है, तो याद रखना, जब भी धातु का वायु में दहन करोगे तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड। क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड। तो यहाँ क्या देखो, धातुओं का ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। यानी कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या मतलब है कि जब भी धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो किसका निर्माण कर लेगी, धातु ऑक्साइड का निर्माण कर लेगी। यानी कि धातु प्लस ऑक्सीजन किसका निर्माण हो गया, धातु ऑक्साइड का निर्माण हो गया। याद रखना। तो हमें ये याद रखना होगा कि जब भी धातुओं का वायु में दहन होता है तो क्या बनता है, धातु ऑक्साइड। क्या बनता है, धातु ऑक्साइड। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है कॉपर। कॉपर क्या है, धातु। तो कॉपर का हम दहन कर रहे हैं किसमें, वायु में। वायु का दहन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, CuO। इसको क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड। मतलब देखो क्या हुआ, जैसे कि आपने मान लो आपके पास एक लोहे की रॉड है, छड़ है। उस छड़ को जब आप गर्म करते हो तो आप देखते हो वो जलेगी नहीं, प्रज्वलित नहीं होगी, लेकिन वो काली हो जाती है। यानी कि उस पर ऑक्साइड की परत बनना स्टार्ट हो गया। वैसे ही यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, मान लो कॉपर है। जब आप उस कॉपर को गर्म करोगे तो कॉपर जो है वो प्रज्वलित तो नहीं होगा, लेकिन उस पर एक ऑक्साइड काले रंग की परत बन जाती है। काले रंग की क्या बन जाएगी, आपकी परत बन जाएगी। उसी को बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। यानी यहाँ देखो ये पॉइंट क्या है कि कॉपर प्रज्वलित नहीं होता, यानी कि जलता नहीं है कॉपर, लेकिन वह क्या करता है, काले रंग की क्या बना लेता है, परत बना लेता है। याद रखना, जब भी कॉपर को ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगी, ये जलेगा नहीं, लेकिन प्रज्वलित नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, इसके ऊपर एक ऑक्साइड की परत बन जाएगी, वो काला होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपने डेली लाइफ में से देखेंगे, आपने उदाहरण देखे भी होंगे कि जैसे मान लो घरों में बर्तन भी होते हैं, वो बर्तन भी काले हो जाते हैं। या आपने देखा होगा लोहे की कुछ जैसे गैस वगैरह है ना, वो उसके आसपास वाले बर्नर भी वो क्या होता है, काले हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रज्वलित नहीं होते, लेकिन वो क्या करते हैं, ऑक्साइड की एक तरीके से परत बना लेते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल क्या था, कॉपर प्लस O2 क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। फिर दूसरा उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर एल्यूमिनियम है। अब इस एल्यूमिनियम का हम वायु में दहन करते हैं। देखो वायु में दहन का मतलब यहाँ ऑक्सीजन से अभिक्रिया है। दहन का मतलब यहाँ पर क्या है, वायु में दहन का मतलब ऑक्सीजन की अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि किसी भी चीज का दहन करने के लिए क्या जरूरी है, क्या कंपलसरी है, ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के उसका दहन नहीं होता है। तो यहाँ पर याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, O2 या ऑक्सीजन, इसका मतलब वो दहन ही है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना दहन संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम का दहन कर रहे हैं वायु में, तो हमें पता है क्या मिलता है, धातु ऑक्साइड। मतलब क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या प्राप्त होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 प्राप्त हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बोला जाता है इसको, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोला जाता है। और यहाँ पर जो धातु ऑक्साइड बने हैं, इन धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारकीय प्रकृति होती है। कैसी होती है, क्षारकीय प्रकृति के ये धातु ऑक्साइड होते हैं, आप याद रखना। तो देखो सबसे पहले हमने देखा कि जब धातु का वायु में दहन करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, धातु ऑक्साइड। जब भी वायु में दहन होगा, वायु का मतलब आपको बता दिया किससे, ऑक्सीजन से। अब यहाँ पर एक उदाहरण कॉपर का, यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि कॉपर प्रज्वलित जलेगा नहीं, लेकिन कॉपर पर एक ऑक्साइड की परत बन जाएगी। वैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम पर भी क्या बनेगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक परत बन जाएगी। और यहाँ पर ये जो धातु ऑक्साइड बने, यहाँ पर जो धातु ऑक्साइड बने, इन धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होगी वो कैसी होती है, क्षारकीय होती है। और पेपर में बहुत ज्यादा बार ये पूछे जाने वाला होता है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि देखो अगला आता है उभयधर्मी ऑक्साइड। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं,
देखिए एक तरीके से कॉमन, जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे मान लो आप गली में या कहीं क्रिकेट खेलते हो, एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा है, तो वो खिलाड़ी क्या होता है जो एक्स्ट्रा होता है या ना, उसको हम कॉमन बना दिए, उभयधर्मी कॉमन, एक तरीके से वो दोनों टीम से क्या करता है, खेलता है, ए टीम से भी खेलता है और बी टीम से भी खेलता है। तो वैसे ही कुछ हमारे उभयधर्मी ऑक्साइड है, ये क्या करते हैं, अम्ल से भी अभिक्रिया करते हैं और क्या प्रदान करते हैं, लवण और जल, और क्षार से भी, क्षारक से भी अभिक्रिया करके क्या प्रदान करते हैं, आपके लवण और जल, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। यानी कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे और आपको क्या प्रदान करेंगे, लवण तथा जल प्रदान करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो देखो ऐसे धातु ऑक्साइड जो क्या कर रहे हैं, आपके अम्ल से भी अभिक्रिया कर रहे हैं और क्षारक दोनों, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर रहे हैं और क्या प्रदान कर रहे हैं, लवण तथा जल प्रदान करते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। मत समझ में आया? आप आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। उभयधर्मी का मतलब जो अम्ल से भी करेगा अभिक्रिया और क्षारक से भी करेगा। जब अम्ल से भी अभिक्रिया करता है तो हमें क्या मिलता है, लवण और जल। अब अगर क्षारक से भी करेगा तब भी हमें क्या मिलेगा, लवण तथा जल प्रदान होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, यहां दे रखा है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जब एक बार इसकी अभिक्रिया किससे करवाई जा रही है, अम्ल से, और इसी की एक बार अभिक्रिया किससे करवाई जा रही है, क्षारक से। एक बार किससे करवा रहे हैं, HCl अम्ल है, NaOH क्या अपना क्षारक है, तो एक बार इसी की अभिक्रिया अम्ल से करवा रहे हैं और इसकी अभिक्रिया एक बार NaOH से करवा रहे हैं। तो देखो दोनों केस में क्या मिल रहा है हमें, दोनों केस में हमें लवण और जल प्राप्त हो रहा है। ये भी क्या है, लवण, और ये भी क्या है, लवण। इसका नाम क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं, NaAlO2, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट। और साथ में क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। तो ये तो क्या है, लवण, और ये क्या है, जल। तो साथ में हमें लवण और जल प्राप्त हो रहे हैं। तो ये देखो इसी उदाहरण में बताया गया है कि हम इस धातु ऑक्साइड, क्योंकि देखो ऐसे धातु ऑक्साइड, इस धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया एक बार किससे करवा रहे हैं, अम्ल से, और इसी धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया एक बार किससे करवा रहे हैं, हम क्षारक से करवा रहे हैं। तब दोनों केस में हमें देखो एक तो लवण मिल रहे हैं और क्या मिल रहे हैं, जल प्राप्त हो रहे हैं, और इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। ये कह रहा है कि ये जो यहाँ पर धातु ऑक्साइड बनते हैं, है ना, जब अभिक्रिया करवाते हैं तो अधिकांश जल में घुलनशील नहीं होते हैं। यानी कि जो धातु ऑक्साइड है अधिकतर जल में घुलनशील नहीं होते। अधिकतर धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते, मतलब अघुलनशील होते हैं। लेकिन जो धातु ऑक्साइड जल में घुल जाते हैं और क्षारक प्रदान कर, देखो सॉरी, जो भी जल, लेकिन इनमें से कुछ क्या होता है, जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं, क्षार प्रदान करते हैं। यानी कि ऐसे धातु ऑक्साइड अगर वो जल में घुल जाते हैं और घुलकर क्या प्रदान करते हैं, आपको क्षार प्रदान करते हैं, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड है और पोटेशियम ऑक्साइड है। ऐसे याद रखिए, कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलकर हमें क्या प्रदान करते हैं, क्षार प्रदान करते हैं, क्षार प्रदान करते हैं। जैसे कि उदाहरण में कौन है, सोडियम ऑक्साइड है और पोटेशियम ऑक्साइड है। अब देखो जब सोडियम ऑक्साइड जल में घुलेगा तो आपको क्या मिल रहा है, क्षार। जब आपका पोटेशियम ऑक्साइड है, ये जब आपका जल में घुल रहा है तो भी आपको क्या मिल रहा है, क्षार। तो दोनों पॉइंट आपको बोर्ड के हिसाब से, पेपर के हिसाब से ध्यान में रखना है कि अधिकांश तो क्या होता है, अघुलनशील, लेकिन जो घुल जाते हैं वो हमें क्या देंगे, क्षार। लेकिन जो घुल जाएंगे वो सारे, देखो सारे नहीं घुलते, सिर्फ जो घुलेंगे वही क्षार देंगे हमें। जैसे कि हमारे उदाहरण में सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। तो देखो अगला टॉपिक क्या है कि विभिन्न धातुएं है वो ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती है। यानी कि ऑक्सीजन, अलग अलग धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती है। देखो जैसे हमारे पास एक होता है सोडियम और पोटेशियम, ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होती है। सोडियम और पोटेशियम क्या होती है, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होती है। जब हम इनको खुले में रखते हैं तो ये आग पकड़ लेती है, इसीलिए इनको क्या होता है, सुरक्षित रखने के लिए और आग ना लगे इसको बचाने के लिए हम इसको किसमें, केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। वो आपको पेपर में प्रश्न में भी पूछा जाता है कि सोडियम, जैसे मैं यहाँ मान लेते हैं, प्रश्न लिख देता हूं बोर्ड के अंदर कि सोडियम एवं पोटेशियम को
केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? केरोसिन आपका जो तेल होता है, तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है? देखो, सिंपल सा कारण है, ये अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है। अगर खुले में रखोगे तो ये ऑक्सीजन के साथ अधिक तेजी से क्या कर लेगी? अभिक्रिया कर लेगी और क्या कर लेगी? आग पकड़ देती है। इसीलिए क्या होता है, सुरक्षित रखने और आकस्मिक आग को रोकने के लिए इसको केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। फिर देखो, कुछ सामान्य ताप पर हमारे पास जैसे धातुएं दे रखी है, मैग्नीशियम है, यानी कि सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड ये क्या करते हैं? अपनी सतह पर ऑक्साइड की परत बना लेती है ताकि क्या हो? पुनः इनका ऑक्सीकरण ना हो। देखो समझिए इस पॉइंट को। कुछ धातुएं क्या करती है सामान्य ताप पर, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये क्या होती है? अपनी सतह पर क्या करती है? ऑक्साइड की परत बना लेती है, जिससे ऑक्साइड की यह पतली परत धातु को पुनः ऑक्सीकरण से बचाती है, सुरक्षित रखती है। देखो कैसे, मान लो ये एल्यूमिनियम की कोई रॉड है या हमारे पास ये कोई लोहे का जैसे रॉड है। अब क्या करेगी, या एल्यूमिनियम की मान सकते हो, ये अपने ऊपर एक ऑक्साइड की परत बना लेगी। मान लो ये क्या करेगी? एक पतली परत बना लेगी। इससे क्या होगा? अब इसके अंदर देखो, ये परत कहाँ बनी? ऊपर ऊपर, है ना, ऊपर ऊपर बन जाएगी। लेकिन अब नीचे जो आपकी धातु जो भी, वो क्या रहेगी? अंदर तक नहीं जाएगी, वो क्या रहेगी? सुरक्षित रहेगी। जैसे गाड़ियों वगैरह में देखते हो ना, मान लो या कोई और लोहे की चीज है, उस पर ये परत सिर्फ ऊपर ऊपर बन जाएगी ताकि अंदर जो धातु वो क्या रहेगी? सुरक्षित रहेगी। तो इसका ये क्या करती है? ये जो परत होती है, इनका पुनः ऑक्सीकरण नहीं होने देती, वरना कि इसका संचारण नहीं होने देती। इसीलिए क्या करती है? अपने ऊपर ऑक्साइड की एक पतली परत बना लेते हैं, जिससे ये ऑक्साइड की परत क्या करती है? उन धातुओं को सुरक्षित रखती है ताकि उनका पुनः क्या ना हो? ऑक्सीकरण ना हो। जो आपको स्टार है, यहाँ से इसको ध्यान रखना, ये जरूर पूछा जाता है। फिर हमारे पास देखो अगला पॉइंट क्या है कि आयरन होता है ना, वो उसका दहन नहीं होता, लोहे का दहन नहीं होता। लेकिन अगर आप लोह चूर्ण लेंगे, लोहे का बुरादा लोगे और उसको बर्नर में जलाओगे तो वो तेजी से जलेगा। लोहे का तो दहन, आयरन का दहन तो नहीं होता, लेकिन किसका होता है? लोहे का चूर्ण जो होता है, लोह चूर्ण है या पाउडर है, उसका दहन हो जाएगा तेजी से। फिर एक पॉइंट हमें दे रखा है, पेपर में भी बहुत बार पूछा जाता है। देखो जैसे सिल्वर है और गोल्ड है, सिल्वर और गोल्ड ये अत्यधिक ताप पर, अधिक ताप पर भी किससे अभिक्रिया नहीं करते हैं? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। कौन? सिल्वर और गोल्ड। ये भी एक पूछा जाता है, एनोडीकरण किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, एल्यूमिनियम को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एनोडीकरण। अब होता क्या है, एल्यूमिनियम के ऊपर उस क्या होती है? एक मोटी ऑक्साइड की परत बनना स्टार्ट हो जाती है और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। अब होता क्या, वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत का निर्माण होता है और एल्यूमिनियम की परत इसे संचारण से बचाती है। सिंपल सी बात है, हमें समझिए कि एल्यूमिनियम है, इस एल्यूमिनियम पर क्या होगा? ऑक्साइड की एक परत बन जाएगी, एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की एक मोटी परत बन जाएगी। अब ये परत बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एनोडीकरण। और ये जो ऑक्साइड की परत बनी है, जब ये वापस मान लो एल्यूमिनियम वायु के संपर्क में आएगा तो ये ऑक्साइड की परत क्या करेगी? इस एल्यूमिनियम को सुरक्षित रखेगी। ये परत बनती है, याद रखना, इस एल्यूमिनियम के ऊपर ही बनेगी परत, है ना। ये परत क्या करेगी? आपके एल्यूमिनियम को सुरक्षित रखेगी और इसी को हम क्या बोलते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। तो यहां तक ही हम इसमें रखेंगे, बाकी जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।